नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं सी सर आप लोगों का पुनः चाणक्य परिवार में, चाणक्य एकेडमी में अपने स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं और इससे पहले आप लोगों को संस्कृत का एक वीडियो महेश्वरी सूत्र का पढ़ाया जा चुका है। उसी से संबंधित हम अपना आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है महेश्वर सूत्र। आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहां से हुई थी, सीजी की डमरू से हुई थी, कैसे हुई थी ये भी हमने बताया था। और जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो न देखा हो वो जाकर पहले मेरा पहला वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस दूसरे वीडियो को देखें। ठीक, हमने बताया था कि शिव जी ने जब अपने डमरू को बजाया था तो उनके डमरू के आवाज से पाणिनि जी ने महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति की थी और इसकी संख्या 14 होती थी। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती थी, 14, और यहाँ पे 14 महेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अ इ उड़ ऋ ऋ क ए उंग ए ओच ह य व र ट लड़ इय मंगल नम झवैय घड़ धस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त कपय सर हल। काफी टफ लगा होगा आप लोगों को, समझ नहीं आया किस तरीके से याद करें, तो तनिक भी प्रॉब्लम मत करिए आप लोग, तनिक भी समस्याओं का सामना मत करिए। जरूरी नहीं कि एक ही बार में 14 पढ़ के याद किया जाए। प्रारंभ में आप इन 4 को उठा लीजिए, ठीक, और इसको इस तरीके से पढ़िए। अ इ उड़ ऋ ऋ क ए ओंग ए ओच अ इ उड़ ऋ ऋ क ए ओंग ए ओच अ इ उड़ ऋ ऋ क ए ओंग ए ओच। जब आप इसको पढ़ने लगे तो लिख के पढ़िए, क्योंकि मात्राओं का संस्कृत में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जब आपको ये चीज याद हो जाए तो थोड़ा फास्ट रहिए। अ इ उड़ ऋ ऋ क ए ओंग ए ओच अ इ उड़ ऋ ऋ क ए ओंग ए ओच अ इ उड़ ऋ ऋ क ए ओंग ए ओच। यहां तक याद हो जाए तो फिर आप 4 को उठाइए और इन 4 को फिर आप अपना पढ़िए। हय वरट लड़ इय मंगल नम झवैया हय वरट लड़ इय मंगल नम झवैया हय वरट लड़ इय मंगल नम झवैया हय वरट लड़ इय मंगल नम झवैया। जब याद हो जाए तो इसके बाद 4 को उठा लीजिए, या 4 को ना फिर 2 को उठाइए। यहाँ से 2 को 4 गुना 8 हो गया। अब यहाँ से फिर 2 को लीजिए, इसको रहने दीजिए अभी। तो अब यहाँ से घड़ धस जब गड़ दस 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 घड़ धस जब गड़ दस। जब ये हो जाए तो इसको अकेले ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा है और बड़े वालों को अकेले लिया जाता है। तो देखिए खप छठ थ चट ताओ 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 खप छठ थ चट ताओ। इस तरीके से इसको भी याद करिए। बाकी के बच गए 3, इनको 3 को एक साथ ले लीजिए। कपय हस स रहल कपय हस स रहल कपय हस स रहल। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाए तो फिर पुनः इसको पूरे 1 से लेके 14 तक पूरा पढ़ लीजिए। अ इ उड़ ऋ ऋ क ए ओंग ए ओच, यहाँ 4 याद किया था। फिर हय वरट लड़ इय मंगल नम झवैया हय वरट लड़ इय मंगल नम झवैया। इस तरीके से याद किया था। उसके बाद में 2 को लीजिए। घड़ धस जब गड़ दस घड़ धस जब गड़ दस। उसके बाद 1 खप छठ थ चट त फिर 3 कपय स रहल। जब इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, निरंतर इसको पढ़ेंगे, लिख कर याद करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि यही चीज आपको याद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि महेश्वर सूत्र का सूत्र नंबर 1 से लेके 4 तक हमारा क्या है, स्वर है, ठीक। और संस्कृत में स्वर को अच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अच। क्या, अच। अब ये आप पूछेंगे सर अच क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि महेश्वर सूत्रों से ही
प्रत्याहार की गणना होती है, प्रत्याहार जन्म लेता है। और प्रत्याहार कैसे होगा वो आगे वाली वीडियो में जब हम प्रत्याहारों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे तो हम बताएंगे। और जब हम प्रत्याहार का आपको अध्ययन बता देंगे तो आप जब अच प्रत्याहार बनाएंगे, जब आप अच प्रत्याहार बनाएंगे तो पाएंगे कि अच प्रत्याहार में आपका केवल केवल स्वर हैं। क्या है? केवल केवल स्वर हैं। और पूछता भी है कौन सा प्रत्याहार है जिसमें मात्र स्वरों की गणना होती है, तो अच प्रत्याहार होता है। और जब स्वर है इसीलिए स्वर का संस्कृत में दूसरा नाम क्या है? अच। और हमने क्या बोला था? यहां रटना नहीं है, समझना है। ठीक, उसके बाद महेश्वर सूत्र के सूत्र नंबर 5 से लेके 14 तक क्या होता है? व्यंजन। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों या दोस्तों? हम लोग हल बोलते हैं। और हल भी क्या है तरीके का? हल भी तरीके का प्रत्याहार है। और पूछ लेगा कि किस प्रत्याहार में व्यंजनों की गणना होती है, तो वो हल प्रत्याहार है। अब इसके बाद जब हम प्रत्याहार पे आप लोगों को वीडियो बनाएंगे तो पूरा पूरा प्रत्याहार समझाएंगे। और जब आप प्रत्याहार समझ जाएंगे तो आप अच और हल का मतलब भी समझ जाएंगे। ठीक ना? अब देखिए हमने लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या 9। ये चीज। और यहां लिखा है मैंने संस्कृत में स्वरों की संख्या यहां पर 13 होना चाहिए। ठीक, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। लेकिन महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। तो आप पूछेंगे कैसे? और यहां भी लिखा हुआ है 5 और 4 इसका भेद में बता रहा हूं। देखिए, जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं यानी जो जिसमें हलंत लगा हुआ है, जो आधा है, उसकी गणना नहीं करनी है। और आप जानते हैं कि महेश्वर सूत्र के सूत्र नंबर 1 से लेके आपके सूत्र नंबर 4 तक स्वर हैं। और जितने हलंत लगे हैं उनको हटाइए तो ये हट गया। और जैसे ही हट गया अब इसकी गणना करिए। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9। ठीक, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। इसका मतलब महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। लेकिन संस्कृत के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। तो वो कैसे होता होगा? अब इस पर थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं। ठीक ना? यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, चलिए। अब जैसे कि हमने लिखा है 9। ठीक, तो 9 में ये जो 5 है हमारे, 5 क्या होते हैं? 5 हमारे मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? 5। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और ली। क्या होता है? अ, ई, उ, री, ली। ठीक, उसके बाद इसमें देख लीजिए है अ, ई, उ, री, ली है। उसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों किससे मिलकर बनते हैं। और संयुक्त स्वर को ही संध्याक्षर भी बोला जाता है। पूछ लेगा कभी क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कि संध्याक्षरों को की संख्या कितनी होती है, तो जितना संयुक्त स्वरों की संख्या होती है उतना संध्याक्षरों की संख्या होती है। अर्थात संध्याक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो जब 4 होती है तो कौन कौन से होते हैं? आपके ए, ओ, औ। ठीक, ये होते हैं। और इसमें है हाँ है ए, ओ, औ है। ये हो गए एक तरीके से संयुक्त स्वर और ये मूल स्वर। अब बताइए दोस्तों कि दीर्घ स्वर कहां गया? दीर्घ स्वर भी होता है ना, हिंदी अगर पढ़े हो तो आप जानते होंगे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो भैया आपको मूल स्वर तो मिल गया, संयुक्त स्वर मिल गया, दीर्घ स्वर कहां गया? तो दीर्घ स्वर तो भैया महेश्वर सूत्र में है नहीं। तो पूछता है महेश्वर सूत्र में किन स्वरों की गणना नहीं है? तो दीर्घ स्वरों की गणना नहीं है। और दीर्घ स्वर संस्कृत में होते हैं, दीर्घ स्वर संस्कृत में होते हैं, लेकिन महेश्वर सूत्र में कहीं है नहीं है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर जो होते हैं ये भी 4 होते हैं। इनकी संख्या क्या? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। हो गया।
अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, यहां पे आपने मूल स्वर लिखा है और मूल स्वर में अ ई उ री री लिखा है। दीर्घ स्वर में यहां आ ई उ री लिखा है, लेकिन क्या ली लिखा है? ली लिखा है? नहीं लिखा है, यानी ली का दीर्घ नहीं होता। यहां से प्रश्न क्या बनता है बच्चों कि ऐसा कौन सा मूल स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता? तो वो ली है जिसका दीर्घ नहीं होता। तो यहां पर टोटल 9 थे, 4 यहां से आ गए, तो 9 4 कितने होते हैं? 13। इसलिए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। रटना नहीं है, समझना है, ठीक। तो इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं कि महेश्वर सूत्र में 2 बार आया इत संज्ञक वर्ण। आप लोगों को ये समझना होगा कि इस संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं, इसको समझाना है आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, अच्छा यहां से हट गया क्या? क क य स स र हल, ठीक। अब देखिए बच्चों, इस संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं? कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं, जैसे यहां पे मैंने क ले लिया और इसके नीचे लगा दिया हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा, यानी यहां पे क क्या है? आधा है। और जब क आधा है तो तो इसको कैसा वर्ण बोलेंगे? अगर क आधा है तो इसको कैसा वर्ण बोलेंगे? तो हलंतम वर्ण बोलेंगे। ये कैसा वर्ण है? हलंतम वर्ण है। तो जब ये हलंतम वर्ण है तो हलंतम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? आपको संज्ञा चैप्टर में पढ़ाएंगे। संज्ञा मतलब बोला नहीं, संज्ञा स्वर नामो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव नामों संज्ञा, ये नहीं, संस्कृत का संज्ञा अलग होता है। तो संज्ञा पढ़ाएंगे आगे की निरंतर क्लासों में हम आप लोगों को। तो पूछता है कि हलंतम वर्ण की कौन सी संज्ञा? कौन सी संज्ञा? तो हलंतम वर्ण की इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। इसीलिए हमने यहां क्या लिखा है? इत संज्ञक वर्ण, यानी एक तरीके का क्या? हलंतम वर्ण। तो अब ऐसा महेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा हलंतम वर्ण है जिसकी संख्या 2 है, यानी वो 2 बार आया है? तो यहां लिखे हैं, तो देख लीजिए भैया बच्चों आप लोग। एक तो यहाँ अ, ठीक, उसके बाद कहां पर है? और यहां पर है, ठीक। यानी वो ऐसा कौन सा हलंतम वर्ण है महेश्वर सूत्र में जो 2 बार आया है? तो वो ड़ है। उसी तरीके से महेश्वर सूत्र में 2 बार आया हुआ वर्ण कौन सा है? भाई अब तो वो हलंत वाला नहीं होगा। अगर हलंत होता तो उसको एक संज्ञक वर्ण या हलंतम वर्ण बोला हो गया होता। केवल वर्ण लिखे हैं, इसका मतलब वो हलंत नहीं लगा होगा, पूर्ण वर्ण होगा। तो ऐसा वर्ण कौन सा है? ह है। कहां पर है भैया? देख लेते हैं इसको। हयवरट यहां पर ह है और हल यहां पर ह है, यानी 2 बार ये हो गया। और बच्चों आप लोगों को हम ये पढ़ा दिए, और महेश्वर सूत्र से संबंधित और भी कई नोट हैं। तो फिलहाल में आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। जो चीज समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, उसको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे के वीडियो में हम कुछ और महेश्वर सूत्र से संबंधित नोट्स को लाएंगे और आपको समझाएंगे, और किस तरीके से परीक्षा में महेश्वर सूत्र से प्रश्न बनते हैं वही नोट के रूप में लिखवा रहे हैं। या नोट का मतलब ये मत समझिएगा कि हमने केवल फालतू चीज, ये सारी के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं आपके टेट स्टेट में, ठीक ना। तो मन से पढ़ाई करिए और अगले वीडियो का आप लोग प्रतीक्षा करिए। ठीक दोस्तों, बाय।